स्मरणीय बिंदु। 1. मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इस वंश के अन्य शासक हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सलीम, शाहजहां व औरंगजेब थे। अकबर इस वंश का सबसे महान शासक था। 2. क्रॉनिकल्स शैली इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। 3. मुगल काल की प्रमुख रचनाएं बाबरनामा, बाबर, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, अकबरनामा, अबुल फजल, बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी थी। 4. मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। 5. महाभारत का अनुवाद रजमनामा, युद्धों की पुस्तक के रूप में फारसी में हुआ। 6. पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। 7. नस्तलिक अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। 8. इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। 9. 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद करना था। 10. अकबर ने 1563 में तीर्थयात्रा व 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। 11. हरम शब्द फारसी से निकला है, जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान है। 12. दरबारी इतिहासकारों व चित्रकारों द्वारा मुगल सम्राटों पर ईश्वर के दैवीय प्रकाश का निरूपण अपनी रचनाओं किया गया। 13. अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति सुलह-ए-कुल, पूर्ण शांति है। 14. मुगल दरबार में शासक को लिए किए अभिवादन के तरीके थे सिजदा, 4 तस्लीम, जमींबोसी, कोरनिश। 15. साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण में तुरानी और ईरानी अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। 1560 के बाद राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने भी शाही सेवा में प्रवेश किया। 16. अम्बेर का राजा भारमुल पहला राजपूत था जो अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों वाले। प्रश्न 1. मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल वंश के सबसे महान शासक का नाम बताइए, उसका शासनकाल भी बताइए। उत्तर, जहीरुद्दीन बाबर। सबसे महान अकबर। प्रश्न 2. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की? इसका कोई एक महत्वपूर्ण कार्य बताइए। उत्तर, 1784 विलियम जोन्स। प्रश्न 3. मुगल साम्राज्य ने न्याय के लिए किस प्रतीक को चुना तथा इसे क्यों महत्वपूर्ण माना गया? उत्तर, शेर और बकरी। प्रश्न 4. बादशाह अपनी प्रजा के कौन से 4 सत्वों की रक्षा करता है? उत्तर, जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। प्रश्न 5. अकबर ने 1563 और 1564 में कौन से कर समाप्त किए? उत्तर, तीर्थयात्रा और जजिया। प्रश्न 6. झरोखा दर्शन की प्रथा क्या थी? उत्तर, बादशाह सूर्योदय के समय एक छोटे छज्जे पर आता था और जनता झलक पाने का इंतजार करती थी। प्रश्न 7. 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को नई राजधानी बनाने का फैसला किया। प्रश्न 8. हरम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, पवित्र स्थान। प्रश्न 9. कोई 4 विशेष अवसर बताइए जब मुगल दरबार को सजाया जाता था। उत्तर, बादशाह के सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शबे बारात, होली। प्रश्न 10. जेसुइट कौन थे? उनका पहला शिष्टमंडल अकबर से कब और कहां मिला? उत्तर, सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य। प्रश्न 11. मुगलों की मातृभाषा क्या थी? प्रश्न 12. सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ क्या थी? प्रश्न 13. फरेजादी का क्या तात्पर्य है? प्रश्न 14. इतिवृत्तों को तैयार करवाने के पीछे मुगल बादशाहों के क्या उद्देश्य थे? उत्तर, हैसियत। प्रश्न 15. मुगल अभिजात वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे? उत्तर दीजिए, लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1. मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, पांडुलिपि तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में दक्ष होते थे। सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था, जो कागज बनाने वालों का काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी। उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसके बाद कोप्तकार पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। अंत में जिल्दसाज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण देता था।
तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। प्रश्न 2, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा? उत्तर, दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास या दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में माननीय संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उसे व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमीन बोसी, जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, शबे बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए सुगंधित मोमबत्तियां और महलों की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। ये सभी बादशाह की शक्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा को दर्शाते थे। प्रश्न 3, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, मुगल शाही परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नजदीकी एवं दूर के रिश्तेदार जैसे माता, सौतेली व उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि के साथ साथ महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशनारा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवांसराएं थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। प्रश्न 4, वे कौन से मोहे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया? उत्तर, मुगल बादशाह देश की सीमाओं से परे भी अपने राजनैतिक दावे प्रस्तुत करते थे। अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, पड़ोसी देशों से यथासंभव मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना, आर्थिक और धार्मिक हितों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों एवं विचारों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल सम्राटों ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों के प्रति अपनी नीतियों का निर्धारण किया। मुगल तथा कंधार एक मध्यकाल में अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों से अलग करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्मित सीमा का विशेष महत्व था। मुगल शासकों के ईरान एवं तुरान के पड़ोसी देशों के साथ राजनैतिक एवं राजनयिक संबंध इसी सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने का इच्छुक कोई भी विजेता हिंदुकुश पर्वत को पार किए बिना उत्तर भारत तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता था। अतः मुगल शासक उत्तरी पश्चिमी सीमांत में सामरिक महत्व की चौकियों विशेष रूप से काबुल और कंधार पर अपना कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। 2, मुगलों के लिए काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार पर अधिकार करना नितांत आवश्यक था,
क्योंकि कंधार के आसपास का प्रदेश खुला होने के कारण कंधार की ओर से काबुल पर भी आक्रमण हो सकता था। मुगल सम्राट कंधार, जो मुगल साम्राज्य की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करता था, पर अधिकार बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। 3. भारत और पश्चिमी एशिया तथा यूरोप तक के व्यापार के स्थल मार्ग पर स्थित होने के कारण कंधार व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। समुद्र पर पुर्तगाली शक्ति का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण मध्य एशिया का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था। कंधार जैसे सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करना मुगल सम्राटों की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कंधार मुगल तथा ईरानी साम्राज्य की सीमा पर स्थित था, दोनों ही साम्राज्यों के लिए इसका विशेष महत्व था। परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियां कंधार पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहीं। 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने कंधार पर अधिकार कर लिया, किंतु 2 वर्ष बाद ही इस पर ईरान ने भी अधिकार कर लिया। 1595 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में कंधार पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, किंतु 1622 ईस्वी में यह उनके हाथों से निकल गया। 1638 ईस्वी में मुगलों ने कंधार पर अधिकार कर लिया, किंतु 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरान का अधिकार हो गया। तत्पश्चात बार बार प्रयास करने पर भी कंधार को मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जा सका। मुगल तथा ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंधों के निर्धारण में मुगलों का प्रमुख उद्देश्य ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस भाग जहां मक्का एवं मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे, में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बनाए रखना था। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में मुगल शासक सामान्य रूप से धर्म और वाणिज्य के विषयों को मिलाकर देखते थे। साम्राज्य लाल सागर के बंदरगाहों अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात हेतु प्रोत्साहित करता था। इनकी बिक्री से जो आय होती थी, उसे उस क्षेत्र के धर्म स्थलों एवं फकीरों को दान कर दिया जाता था। प्रश्न 5. मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था? उत्तर: मुगल सम्राटों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के समान ही था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य का विभाजन प्रांतों अथवा सूबों में कर दिया गया था। मुगल काल में विभिन्न सम्राटों के शासनकाल में प्रांतों की संख्या भिन्न भिन्न रही। अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 15 थी, जहांगीर के शासनकाल में 17 और शाहजहां के शासनकाल में यह संख्या 22 तक पहुंच गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य में 21 प्रांत थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षण इस प्रकार थे। सूबेदार प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था, जिसे साहिब-ए-सूबा, नाजीम, सिपहसालार आदि नामों से भी जाना जाता था। सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वे सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। सूबे के सभी अधिकारी उसके अधीन होते थे। दीवान प्रांत का प्रमुख वित्तीय अधिकारी था। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा केंद्रीय दीवान के परामर्श से की जाती थी। प्रांतीय दीवान सूबेदार के अधीन नहीं अपितु केंद्रीय दीवान के अधीन होता था। प्रांतीय खजाने की देखभाल करना, प्रांत की आय व्यय का हिसाब रखना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना, प्रांतीय आर्थिक स्थिति के संबंध में केंद्रीय दीवान को सूचना देना तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना आदि दीवान के महत्वपूर्ण कार्य थे। बख्शी प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। प्रांत में सैनिकों की भर्ती करना तथा उनमें अनुशासन बनाए रखना उसके प्रमुख कार्य थे। वाकिया नवीस प्रांत के गुप्तचर विभाग का प्रधान था। वह प्रांतीय प्रशासन की प्रत्येक सूचना केंद्रीय सरकार को भेजता था। कोतवाल प्रांत की राजधानी तथा महत्वपूर्ण नगरों की आंतरिक सुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध कोतवाल द्वारा किया जाता था। सदर और काजी प्रांत में सदर और काजी का पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वे एक प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था और काजी के रूप में वे प्रांत का मुख्य न्यायाधीश था। इन प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ प्रांतों में दरोगा-ए-तोपखाना तथा मीर-ए-बहर नामक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी। केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण अथवा प्रांतीय प्रशासन की कुशलता के कारण निसंदेह मुगल सम्राटों द्वारा कुशल प्रांतीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। मुगल सम्राटों ने प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे।
आय सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन में पर्याप्त रुचि लेता था। आय प्रांत के प्रमुख अधिकारी सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वे सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। आय प्रशासनिक कार्यकुशलता को बनाए रखने तथा सूबेदार की शक्तियों में असीमित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से प्रायः 3 या 5 वर्षों के बाद सूबेदार का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला कर दिया जाता था। आय प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। परिणाम स्वरूप प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं सम्राट को मिलती रहती थीं। सम्राट द्वारा समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया जाता था।